नमस्कार, मैं हूं अभिषेक सत्यव्रतम। फ्यूचर सिटी ऑफ इंडिया के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं नागपुर की। इस कार्यक्रम में हम जानेंगे कि भविष्य के इस शहर के बारे में और ये भी जानेंगे कि इंडस्ट्री, इंफ्रास्ट्रक्चर, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के मामले में फ्यूचर सिटी बनने की नागपुर में कितनी क्षमता है। देश की ऑरेंज कैपिटल नागपुर अब मुंबई, पुणे जैसे महाराष्ट्र के बड़े शहरों को चुनौती देने लगा है। इसे देश की फ्यूचर सिटी के तौर पर देखा जाने लगा है। कैसा है भविष्य का यह शहर और क्या है इसका अतीत, आइए जानते हैं। नागपुर एक नए सवेरे की उम्मीद कर रहा है। 33 लाख आबादी वाले और देश के बीचों बीच बसे शहर को ग्लोबल शहर बनाने के लिए अब तक योजनाएं तो कई बनी, लेकिन इसका नंबर हमेशा मुंबई और पुणे के बाद ही आया। कई बार बात बनते बनते रह गई, लेकिन नागपुर का ये हाल हमेशा नहीं था। कभी वो देश के दूसरे शहरों को रास्ता दिखाता था। राजनीति हो या उद्योग, मॉडर्न इंडिया की नींव यही नागपुर में रखी गई थी। इंडियन नेशनल कांग्रेस के नागपुर सेशन में ही स्वतंत्रता की लड़ाई को एक मास मूवमेंट बनाने का फैसला लिया गया और उसके लिए रोड मैप तैयार हुआ। तो जब भीमराव अंबेडकर ने बुद्धिज्म अपनाया तो उसके लिए वो यहीं नागपुर में दीक्षा भूमि आए। इंडस्ट्री के नजरिए से भी नागपुर काफी अहम है। जब जमशेदजी टाटा ने भारत का पहला टेक्सटाइल मिल खोला तो उसके लिए उन्होंने नागपुर ही चुना। नागपुर की सबसे बड़ी खासियत है इसकी लोकेशन। नागपुर की नींव गौंड राजा बुलंद शाह ने रखी थी और ये भारतीय उपमहाद्वीप के बिल्कुल बीचों बीच बसा है। इसकी लोकेशन की अहमियत अंग्रेजों ने सबसे पहले पहचानी। नागपुर की पहचान यहाँ संतरों और कॉटन की खेती के वजह से भी है। संतरों ने नागपुर को देश में और कॉटन ने इसे पूरे दुनिया में पहचान दिलाई। यहाँ की कॉटन मैनचेस्टर तक जाती थी। न्यूयॉर्क कॉटन का रेट यहाँ से खुलता था विदर्भ के कॉटन के रेट से। इसका इतना महत्व था और इस कारण यहाँ रेलवे लाइन आई। उसके बाद मिनरल्स यहाँ थे, फॉरेस्ट यहाँ थे, नेचुरली कमर्शियली स्ट्रांग थी। एजुकेशन हब में कन्वर्ट हुआ तो यहाँ एजुकेशन काफी बढ़ा और इस कारण यहाँ जो लोग भी आए वो पूरे भारत से लोग आए। नागपुर ने हमेशा देश भर के लोगों को अपनी ओर खींचा है, कभी कारोबार के सिलसिले में तो कभी नौकरी के लिए या कभी पढ़ाई या फिर बेहतर इलाज के लिए। देश भर से लोग नागपुर आते रहे हैं। नागपुर का एडवांटेज ये है कि इसमें बहुत सारे लोग अलग अलग राज्य से यहाँ आते हैं और इसलिए नागपुर, जिसको हम कॉस्मोपॉलिटन कहते हैं, वो रियल सेंस में है, जिसमें आपको हिंदी भाषी मिलेंगे, जिसमें आपको बंगालीज भी बहुत ज़्यादा नंबर में मिलेंगे, पंजाबीज भी यहाँ पे है। उसके कारण सही में जो विविधता हम बोलते हैं वो विविधता आपको नागपुर में दिखाई देती है। आजादी के पहले नागपुर सीपीएन बरार प्रांत की राजधानी हुआ करता था। आजादी के बाद इसे मध्य प्रदेश का राजधानी बनाया गया, लेकिन 60 के दशक में जब भाषाई आधार पर राज्य बनाए गए तो तब नागपुर और विदर्भ के मराठी भाषी हिस्सों को महाराष्ट्र में शामिल कर दिया गया। आज भी महाराष्ट्र विधानसभा का शीतकालीन सत्र नागपुर में होता है। हालांकि महाराष्ट्र से जुड़ने के बाद नागपुर की अहमियत कुछ घट गई, लेकिन इस बार राज्य के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के इसी शहर से होने की वजह से यहाँ के हालात बदलते दिखाई दे रहे हैं। मैं कहूँगा नागपुर के लिए ये जो 5 साल है बड़ा ही स्वर्णिम समय है। अभी कुछ ही दिनों पहले वो एम्स की यहाँ पर घोषणा हुई, उसके बाद में IIM यहाँ पर आएगा, इसकी घोषणा हुई, फिर नाइपर जो है उसकी भी घोषणा यहाँ पर हुई है और उसके अलावा मेट्रो यहाँ पर स्थापित होने वाला है और शहर का जो मेट्रो रीजन का प्लान है वो देखिए सीएम साहब आए फडणवीस जी और उन्होंने तुरंत ही उसे पास कर दिया। यह है नागपुर में लोकेटेड भारत का 0 माइलस्टोन। कहते हैं कि भारत का हर रास्ता यहीं से शुरू होता है और इस वक्त अगर आप किसी नागपुरियन से बात करें तो वो आपसे यही कहेगा कि उनका शहर जो है एक नए रास्ते पर चल पड़ा है, तरक्की और ग्रोथ के रास्ते पर, एक वर्ल्ड क्लास सिटी बनने की ओर। कविता कृष्णन, नागपुर।
जी वाकई नागपुर तरक्की के नए रास्ते पर चल रहा है। नागपुर के लोग भी जानते हैं कि शहर का कायापलट हो रहा है। नागपुर को ग्रीन सिटी बनाने की तैयारी चल रही है। शहर में कनेक्टिविटी बेहतर करने के लिए कई प्रोजेक्ट चल रहे हैं। कैसे बदल रही है नागपुर की तस्वीर, आइए जानते हैं। नागपुर देश के उन गिने चुने शहरों में से है जहां चौड़ी चौड़ी सड़कें देखने को मिल जाती है, लेकिन बात अब शहर के अंदर कनेक्टिविटी बढ़ाने की हो रही है। इसके लिए यहाँ तेजी से काम चल रहा है। इसकी सबसे बड़ी मिसाल है मेट्रो। इसमें विशेष तौर पे जो यहाँ के इंडस्ट्रियल स्टेट्स हैं दो, मिहान और हिंगना, उन दोनों को सीबीडी से और रेजिडेंशियल एरियाज से जोड़ा जा रहा है। यहाँ पर सबसे ज्यादा आना जाना होता है लोगों को रेजिडेंशियल एरियाज से, वर्किंग एरियाज में या स्टडी वाले एरियाज में या इंडस्ट्रियल एरियाज में, फ्रॉम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम एम्प्लॉयमेंट पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम हेल्थ केयर पॉइंट ऑफ व्यू, इन सारी चीजों को ध्यान में रख के कॉरिडोर्स डिसाइड किए हुए हैं। नागपुर मेट्रो के 2 रूट होंगे, नॉर्थ साउथ जो ऑटोमोटिव चौक कामटी से मिहान को जोड़ेगा और ईस्ट वेस्ट जो प्रजापति नगर से शुरू होकर लोकमान्य नगर तक जाएगा। शहर के मेन मार्केट एरिया सीताबर्डी में एक इंटरचेंज स्टेशन बनेगा। पूरे प्रोजेक्ट में 7,680 करोड़ रुपए की लागत की जाएगी और बताया जा रहा है कि दिसंबर 2018 तक पहली मेट्रो ट्रेन चलेगी। मेट्रो के साथ साथ नागपुर में मोनोरेल भी बनेगा और इन तक कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए BRTS यानी बस रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम का एक नेटवर्क भी पूरे शहर में लगाया जाएगा। अब सरकार का दावा है कि दिसंबर 2018 में जब पहली मेट्रो ट्रेन चलेगी तब तक ये पूरा नेटवर्क बनकर तैयार हो जाएगा। नागपुर के लोगों को भरोसा है कि तय वक्त मेट्रो का काम पूरा हो जाएगा और वो 2018 में मेट्रो के सफर का मजा ले पाएंगे। नागपुर के लिए एक बड़ी डेडलाइन है अप्रैल 2016 की, जब देश में GST लागू होगा। इससे नागपुर को खास फायदा होने वाला है। नागपुर में एक बहुत बढ़िया ग्रोथ पोटेंशियल है क्योंकि यहाँ एक तो हॉरिजॉन्टल ग्रोथ की स्कोप है। अनलाइक सिटीज लाइक मेट्रोज लाइक मुंबई जहाँ ये हॉरिजॉन्टल ग्रोथ नहीं हो सकती, वहाँ नागपुर के आसपास जमीन बहुत अच्छी अवेलेबल है। नागपुर के आसपास गवर्नमेंट का क्रिएट किया हुआ MIDCs के थ्रू या SEZs के थ्रू एक बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर का नेटवर्क अवेलेबल है। यहाँ के रोड्स अच्छे हैं। Nagpur being the geographical center of the country is going to be the transit hub in near future when we have the GST regime in place. दूसरे शहरों की तरह इस वक्त नागपुर के लिए भी एक नया डेवलपमेंट प्लान बन रहा है। यहाँ पर ट्रांसपोर्ट पर तो खास ध्यान दिया जा रहा है, साथ ही शहर के बाहरी इलाकों के लिए भी अलग प्लानिंग की जा रही है। जाहिर है इससे शहर के रियल्टी सेक्टर में भी अब नई जान आएगी। जितना कुछ हमें ग्राउंड पर ये जो जोश या जो प्लानिंग दिखाई दे रही है, अगर वो एग्जीक्यूट होना शुरू हो जाए पूरे अर्नेसनेस के साथ, पूरी संजीदगी के साथ अगर उसमें काम होता है तो तकरीबन आपके 10 से 15% पर सालाना ग्रोथ के हिसाब से आप आगे बढ़ सकते हैं। तो हो सकता है अगले 4 साल में, 5 साल में जो आज करीबन 8 से 10 हजार मकान बिक रहे हैं, शायद अगले 4 से 5 साल में 15 से 20 हजार मकान तक बिकने की उम्मीद की जा सकती है। नागपुर की इस ग्रोथ को बुनाने के लिए डेवलपर भी पूरी तैयारी कर रहे हैं। टाटा रियल्टी, महिंद्रा लाइफ स्पेसेस जैसे नामी डेवलपर्स तो यहाँ पर टाउनशिप बना ही रहे हैं। साथ ही नागपुर के लोकल बिल्डर भी बड़ी मुद्दत बाद फिर से नए प्रोजेक्ट प्लान करने लगे हैं। कविता कृष्णन, नागपुर। तो तरक्की के हर पैमाने पर नागपुर बड़ी छलांग लगाने को तैयार है। चलिए बहरहाल फ्यूचर सिटी ऑफ इंडिया में अभी वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद बात करेंगे कि कैसा है नागपुर में शिक्षा, स्वास्थ्य और इंडस्ट्री का हाल। महाराष्ट्र का फ्यूचर सिटी के तौर पर नागपुर को देखा जा रहा है। आने वाले दिनों में ये शहर केवल अपने इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं बल्कि अपनी बेहतरीन शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए भी जाना जाएगा। 2013 के सेंसस के मुताबिक लिटरेसी के मामले में नागपुर पूरे महाराष्ट्र में अव्वल है। तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स के बेसिस पर देखें तो ये 4थे नंबर पर है और शहर की इन्हीं खूबियों को अब यहाँ की सरकार मार्केट करने की कोशिश में है। दिसंबर में महाराष्ट्र के 4 बड़े शहरों को पीछे छोड़ नागपुर राज्य के पहले IIM की बाजी मार गया। तो इसी महीने ऐलान हुआ कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च या नाइपर भी नागपुर में ही खुलेगा। एजुकेशन के बड़े नाम नागपुर के दरवाजे खटखटा रहे हैं और ये सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि यहाँ जमीन सस्ती है।
ये देश के बीचों बीच स्थित है, जिसके चलते नागपुर का कैरेक्टर कॉस्मोपॉलिटन बन चुका है। इसीलिए डाइवर्सिटी खोज रहे प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट के लिए ये पसंदीदा जगह बन गया है। यहाँ का बेहतरीन एजुकेशनल सिस्टम भी ऐसे इंस्टीट्यूट्स को यहाँ खींचने में मददगार है। हमारा जो प्राथमिक शिक्षण व्यवस्था है, जिसको हम प्राइमरी एजुकेशन सिस्टम कहते हैं, वो बहुत अच्छे से डेवलप हो रहा है और इसका नतीजा ये हो रहा है कि वहाँ से जो बच्चे निकल रहे हैं वो हायर एजुकेशन में आ रहे हैं। उसके कारण नागपुर में आपको हायर एजुकेशन में भी प्राइमरी एजुकेशन अच्छा होने के कारण अच्छे स्टूडेंट्स बाकी हायर एजुकेशन में भी अभी मिल रहे हैं। और दूसरा एडवांटेज नागपुर का ये है कि नागपुर में छत्तीसगढ़ से लोग आते हैं, पुणे से आते हैं, मुंबई से आते हैं और ये सब लोग नागपुर में पढ़ना चाहते हैं। नागपुर में आपको स्टेट बोर्ड, सीबीएसई, आईसीएसई और इंटरनेशनल बोर्ड हर तरह के स्कूल मिल जाएंगे। खास बात ये कि यहाँ सरकार का पूरा जोर बच्चों को स्कूलों में भर्ती करने में और उनकी स्कूली पढ़ाई पूरी करवाने पर है, यानी ड्रॉप आउट रोकने पर खास जोर है। शायद इसीलिए नागपुर का लिटरेसी रेट महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा है। करीब 92% लोग पढ़े लिखे हैं। नागपुर अपने हायर एजुकेशन के लिए भी काफी मशहूर है। 5 बड़ी यूनिवर्सिटी है, वीएनआईटी और एलआईटी जैसे मशहूर इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट है और कई केंद्र सरकार के रिसर्च इंस्टीट्यूट भी है। इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी जैसे नामी बी स्कूल ने भी अपना कैंपस नागपुर में ही खोला है और इसीलिए देश भर से स्टूडेंट कॉलेज की पढ़ाई के लिए नागपुर आते हैं। नागपुर को सिर्फ एक एजुकेशनल हब कहना गलत होगा, क्योंकि ये शहर अपने हेल्थ केयर सर्विसेज के लिए भी उतना ही मशहूर है। यहाँ तक कि सिर्फ महाराष्ट्र ही नहीं बल्कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों से लोग यहाँ पर अपने इलाज के लिए आते हैं। इसीलिए जब महाराष्ट्र में एम्स खोलने की बात आई तब नागपुर को ही चुना गया। एम्स आने से नागपुर का फिर वही फायदा है कि एक बहुत बड़ा मेडिकल हब जो है वो सेंट्रल इंडिया में डेवलप किया जा सकता है और अभी भी है। दूर दूर से यहाँ पर तकरीबन 500 किलोमीटर से पेशेंट्स यहाँ पर आते हैं, लेकिन अगर एम्स जैसी कोई एक आइकॉनिक इंस्टीट्यूट यहाँ पर आती है तो उससे इस चालना को और गति मिलेगी। फिलहाल नागपुर में 2 सरकारी और एक प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है, बोखाट जैसे बड़े कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स है और करीब 1000 प्राइवेट अस्पताल है। साफ है कि एम्स, आईआईएम और नाइपर जैसे इंस्टीट्यूट शहर में खुल जाते हैं तो फिर नागपुर को एक एजुकेशनल हब और मेडिकल टूरिज्म सेंटर बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। कविता कृष्णन, नागपुर। तो नागपुर तरक्की की नई कहानी लिख रहा है। इंडस्ट्री के लिए नागपुर नेचुरल चॉइस होना ही चाहिए। विदर्भ क्षेत्र के कोयला और दूसरे मिनरल्स भरपूर है। संतरा और कॉटन के लिए तो नागपुर जाना ही जाता है और साथ ही यहाँ सोयाबीन और कई तरह के फलों की खेती भी होती है। देश के बीचों बीच बसे होने के चलते यहाँ से बड़े हाईवे भी गुजरते हैं। ये देश में दूसरा ऐसा शहर है जहाँ भारतीय रेल के 2 डिविजनल ऑफिस हैं, 2 बड़े इंडस्ट्रियल एरिया हैं तो यहाँ पहले से ही मौजूद है। और अब देश का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट MIHAN यानी मल्टी प्रोडक्ट मल्टी मॉडल SEZ भी यहां करीब करीब तैयार हो चुका है। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का नागपुर में लंबा इतिहास है। नागपुर और उसके आसपास के इलाके को कपास का कटोरा कहा जाता था। यही वजह है कि देश की पहली टेक्सटाइल मिल यहीं जमशेदजी टाटा ने खोला था। देश के सबसे बड़े इंडस्ट्रियल एरिया में एक बुटीबोरी भी नागपुर में ही है। 5 स्टार इंडस्ट्रियल डिस्ट्रिक्ट बुटीबोरी 2300 हेक्टेयर में फैला है और इसका अपना रेलवे स्टेशन भी है। बुटीबोरी के साथ नागपुर में 11 MIDC है। इसके बावजूद नागपुर में इंडस्ट्री खास विकसित नहीं हो सका। पश्चिम महाराष्ट्र के मुंबई, पुणे और नासिक के मुकाबले वो पीछे रह गया। सारा ध्यान विदर्भ रीजन को एक रिसोर्सेस का हब के में इस्तेमाल किया गया, मगर जो अवेलेबिलिटी हुई मिनरल्स की या कोल की, इसका यूज जो है वो यहाँ पर ज्यादा हुआ नहीं और इस कारण जो डाउनस्ट्रीम इंडस्ट्रीज आना था, एंसिलरी इंडस्ट्रीज आना था, वो डेवलप नहीं हुई। लेकिन अब हालात बदलते दिखाई दे रहे हैं। अप्रैल 2016 से लागू होने वाला GST नागपुर के लिए गेम चेंजर का काम कर सकता है। नागपुर भी अपने सेंट्रल लोकेशन के बल पर इस बदलाव का पूरा फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है। जिस दिन GST पूरे देश में लागू हो जाएगी, मैं समझता हूं नागपुर के लिए बहुत बड़ा अवसर है। बहुत छोटी छोटी चीजें यहाँ पर हो रही है। जैसे आपको एक एग्जांपल देता हूं, मारुति की गाड़ियां जो है वो हरियाणा में बनती है
और रेलवे वैगन्स के माध्यम से बल्क में यहाँ नागपुर आती है और यहाँ से पूरे सेंट्रल इंडिया में और साउथ इंडिया में डिस्ट्रीब्यूट होती है। एक कंपनी है बिग बाजार फ्यूचर ग्रुप, उन्होंने अपना डिस्ट्रीब्यूशन का जो वेयरहाउस है वो मिहान में शुरू किया है और आज पूरे भारत का डिस्ट्रीब्यूशन बिग बाजार का नागपुर से होता है। ऐसे वेयरहाउसेस और डिस्ट्रीब्यूशन के अरेंजमेंट्स जो है वो आने वाले समय में जीएसटी आने के बाद तो बहुत महत्व बढ़ जाएगा और अभी भी ट्रेंड दिख रहा है कि कई कंपनियां यहाँ पर तैयारी कर रही है आने के लिए, क्योंकि उन्हें फ्यूचर दिख रहा है। 1936 में अंग्रेजों ने पहली बार नागपुर में एक एयर कार्गो हब बनाने के बारे में सोचा था, जिसके बाद 2000 में एनडीए सरकार ने मिहान की नींव रखी। लेकिन तब से लेकर अब तक ये प्रोजेक्ट एक तरीके से ठंडे बस्ते में चला गया। बहुत धीरे धीरे इस पर काम हो रहा था, लेकिन अब क्योंकि महाराष्ट्र में और केंद्र में बीजेपी की सरकार बनी है और खुद नागपुर के देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने हैं, उम्मीद बन रही है कि मिहान पर काम जल्द से जल्द होगा और अगर ऐसा होता है तो नागपुर का इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को भी बूस्टर शॉट मिलेगा। और असर दिखने भी लगा है। हाल में टायर बनाने वाली कंपनी सीएट ने बुटीबोरी में 400 करोड़ रुपए में प्लांट लगाने का ऐलान किया है। तो मिहान में तेजी आने के बाद अमेज़न और वॉलमार्ट जैसी कंपनियों ने यहां निवेश के लिए रुचि दिखाई है। मिहान करीब 3700 हेक्टेयर पर फैला होगा, जिसमें से सरकार 3650 हेक्टेयर जमीन का अधिग्रहण भी कर चुकी है। बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर बन चुका है। यहाँ मार्केट से पावर खरीदने की छूट दी गई है, जिससे कुछ हद तक बिजली की समस्या भी सुलझ गई है। अब तक यहाँ 70 कंपनी निवेश कर चुकी है, 15 एक्सपोर्ट करने लगे हैं और 10 कंपनियों का कंस्ट्रक्शन हो रहा है। आईटी सेक्टर की दिग्गज कंपनी टीसीएस, प्लेन बनाने वाली कंपनी बोइंग और फार्मा मेजर लुपिन कुछ ऐसे बड़े नाम हैं जिन्होंने यहाँ निवेश किया है। और भी बड़ी कंपनियां यहाँ आना चाहती हैं। नए सरकार के गठन के बाद जैसा मैंने कहा कि जो इंक्वायरीज है उसमें बढ़ोतरी हुई है। पिछले साल अगर 30 आती थी तो इस बार 45 से 50 इंक्वायरी हमको आ रही है। उस हिसाब से मतलब इंक्वायरीज और जो लोग मिलने आ रहे हैं उनमें तो बढ़ोतरी हुई है। सिर्फ मिहान में ही नहीं, नागपुर के कई इलाकों में सरकार इंडस्ट्री से निवेश लाने की कोशिश में है। बुटीबोरी इंडस्ट्रियल एरिया के दूसरे फेज के लिए अब सरकार जमीन अधिग्रहण कर रही है। विदर्भ में टेक्सटाइल इंडस्ट्री लगाने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने अपने बजट में प्रावधान किया है। साफ है कि मुंबई, पुणे, नासिक के तर्ज पर राज्य सरकार नागपुर को भी एक इंडस्ट्रियल पावर हाउस के तौर पर डेवलप करना चाहता है। जाहिर है कि इससे नागपुर में लाखों रोजगार पैदा होंगे, एंसिलरी उद्योग को बढ़ावा मिलेगा और यहाँ सर्विस सेक्टर में भी तेजी आएगी। कविता कृष्णन, नागपुर। तो बिल्कुल साफ है, नागपुर में औद्योगिक विकास रफ्तार पकड़ चुका है और संभावनाएं इस शहर में अपार है। चलिए, फ्यूचर सिटी ऑफ इंडिया में अभी वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद जानेंगे कि कैसा है नागपुर में रियल एस्टेट का हाल। और कैसा है फ्यूचर सिटी नागपुर में रियल एस्टेट का हाल, जानने के लिए हमारी सीएनबीसी आवाज की कविता कृष्णन ने बात की नागपुर की जाने-माने बिल्डर आदित्य लाइफ स्पेस एंड इंफ्रा वेंचर्स के एमडी महेश गंगवानी से। नागपुर के देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने और तब से नागपुर के बिजनेस में, इंडस्ट्री में जबरदस्त एनर्जी आई है। और रियल एस्टेट की बात करें तो यहाँ के रियल एस्टेट सेक्टर में भी अब फिर से उम्मीद की एक लहर आते नजर आ रही है। यहाँ के रियल एस्टेट बाजार पर, यहाँ के बिजनेस पर बात करने के लिए हम पहुंचे हैं कामठी रोड के प्रोजेक्ट गंगवानी गार्डन्स में। हमारे साथ है आदित्य बिल्डकॉन के महेश गंगवानी। स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। सबसे पहले ये बताइए कि जैसे आप कह रहे थे, यहाँ के बिजनेस का एनवायरनमेंट बदला है, बहुत एक तरह से पॉजिटिविटी आपको नजर आ रही है, ऐसा क्यों है? नागपुर में जब से मुख्यमंत्री बने हैं नागपुर के देवेंद्र जी फडणवीस, और जब से ही नितिन गडकरी जी मुख्य अपना सेंटर में आए हैं, उसके बाद से यहाँ रियल एस्टेट सेक्टर में बहुत ज़्यादा तेजी दिखाई पड़ रही है और बहुत उत्साह का वातावरण निर्माण हुआ है। क्योंकि मिहान जब से रुका हुआ था, उसके बाद जब ये शुरू हुआ है मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस जी बनने के बाद में,
तो यहाँ पर रियल एस्टेट सेक्टर में भी उसी प्रकार से बहुत ज्यादा उत्साह नजर आ रहा है इस समय पे। और नए तरफ से पूना, बॉम्बे और बेंगलोर के तरफ से जो ये यहाँ के नौजवान गए हुए थे वहाँ काम करने के लिए, तो वो वापस यहाँ पर काम करना चाह रहे हैं, क्योंकि ये उपराजधानी जब से बन गया है नागपुर, तो उस समय के बाद से यहाँ पर भी रियल एस्टेट सेक्टर में फिर से एक तेजी की उम्मीद आई है और वो हमको दिखाई पड़ रही है इस समय पे। तो जैसे आप कह रहे थे कि तेजी आपको दिख रही, तेजी की उम्मीद आपको दिख रही है, तो क्या ये आपके बिजनेस में भी ट्रांसलेट हो रहा है? क्या आप नई सप्लाई अब प्लान कर रहे, किस तरह का सप्लाई आप मार्केट में अब ले आएंगे? हाँ, हमारे जो ऑलरेडी प्रोजेक्ट चल रहा था गंगवानी गार्डन्स, यहाँ पर भी इस समय पे अच्छी तेजी दिखाई पड़ रही है। इसके साथ साथ हम अभी और 2 नए प्रोजेक्ट प्लान कर रहे हैं जो कि हमारे पिछले 3-4 साल से रुके हुए थे यहाँ मंदी के चलते हुए। जी, और किस तरह के सेगमेंट में आपके प्रोजेक्ट आएंगे? हमारे जो सेगमेंट है उसमें इंडिपेंडेंट बंगलोज और रो हाउसेस और ट्विन हाउसेस के साथ में अपार्टमेंट्स की भी स्कीम है। हमारी एक जो स्कीम अभी चल रही है गंगवानी गार्डन्स के नाम से, इसमें 250 अपार्टमेंट्स हैं और करीब 50 के आसपास बंगलोज और रो हाउसेस हैं। आपको क्यों लग रहा है कि अब तेजी आएगी? काफी अनाउंसमेंट्स हुए हैं हाल में। हाँ, अभी मिहान के आसपास काफी अनाउंसमेंट्स आए हैं। एम्स आ रहा है, नेशनल स्कूल्स ऑफ लॉ आ रहे हैं, नाइपर आ रहे हैं, बहुत बड़ा लॉजिस्टिक्स हब्स यहाँ क्रिएट हो रहे हैं। उसके चलते ऐसा लग रहा है कि अब यहाँ पर तेजी की हम उम्मीद कर सकते हैं। जी महेश जी, तो जैसे आप कह रहे थे कि काफी सारे इंस्टीट्यूशंस अब नागपुर में बनने वाले हैं, तो उसके तर्ज पर अगर देखें तो कौन से एरियाज होंगे जो अब पिकअप होंगे? नागपुर के सारे एरियाज में से एक कामठी रोड ही है जिसको कमर्शियल किया गया है, तो कामठी रोड पे एक अच्छा पोटेंशियल आएगा। उसके अलावा वर्धा रोड पे अच्छा पोटेंशियल आएगा और भंडारा रोड पे एक अच्छा पोटेंशियल ऐसा लग रहा है। जी, और किस तरह की ग्रोथ की आप उम्मीद करेंगे यहाँ पर? प्रॉपर्टी रेट्स जो हैं वो अगले 6 महीने में मेरे को लगता है कि अच्छे तेजी से, मतलब उसमें तेजी आएंगी ऐसी उम्मीद है। और इंडस्ट्री की बात करें, ओवरऑल बिजनेस की बात करें, तो क्या अब आपको लग रहा है कि बिजनेस करना और ज्यादा आसान हो गया है? हाँ, यहाँ बिजनेस करना ऐसा लग रहा है कि अब आसान हो गया है और बाजार में ग्राहकों की भी वापस से आना शुरू हो गए हैं, तो उसके चलते भी ऐसा लगता है कि अब बिजनेस इजी होने लगा है आगे। तो आने वाले दिनों में नागपुर को सबसे ज्यादा फायदा कहाँ से होगा? क्या मिहान से होगा या और भी कुछ चीजें हैं जिनसे नागपुर का पोटेंशियल और बढ़ सकता है? नहीं, उसमें मिहान जो है एक मेजर फैक्टर रहेगा नागपुर के ग्रोथ में, क्योंकि सारा इंडस्ट्रियलाइजेशन वहीं आ रहा है। उसके अलावा नागपुर के आसपास बड़े बड़े पावर प्लांट आ रहे हैं जो कि अब शुरू हो जाएंगे अगले 3 से 6 महीने में। और जैसे आप कह रहे थे कि काफी बिजनेस में ग्रोथ आ रहा है, कोई नए सेक्टर्स आ रहे हैं नागपुर में? हाँ, नागपुर जैसे कि सेंट्रली लोकेटेड है, ये ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ को कनेक्ट करता है और इंडिया का सेंट्रल प्लेस है, तो लॉजिस्टिकली भी यहाँ जो लॉजिस्टिक कंपनियां या ई कॉमर्स की कंपनियां हैं वो भी अपने अपने सेंटर यहाँ डेवलप करने का और प्लान करने के लिए आ रही हैं। उनके भी सर्वेज वगैरह यहाँ कंटिन्यू चल रहे हैं, वो भी हमसे मिल रहे हैं यहाँ आके और देख रहे हैं कि क्या पोटेंशियल, क्या ग्रोथ उनको दिख रहा है यहाँ नागपुर में। और जैसे आप कह रहे थे कि काफी कुछ हो रहा है नागपुर में, लेकिन क्या कोई चीज छूट जा रही है? क्या सरकार को कोई 1-2 चीज है जिस पर फोकस करना अब जरूरी है नागपुर को एक पोटेंशियल इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन के तौर पर? हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि नागपुर सबसे ज्यादा प्रोड्यूस करता है पावर और यहीं पर ही सबसे ज्यादा पावर रेट्स हैं ऑल ओवर इंडिया में। नेबरिंग स्टेट्स हम देखते हैं तो स्टेट्स जैसे छत्तीसगढ़ है, वहाँ पावर रेट आज 4.5 रुपए पर यूनिट है और वही एज कंपेयर करते हैं हम इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू से तो यहाँ पर 9-9.5 रुपए पावर पड़ता है, जिसके चलते भी इंडस्ट्रियां आने को थोड़ा सा पीछे होती है और उनकी वायबिलिटी कम होती है। इसके साथ साथ मेरे को लगता है कि टूरिज्म के ऊपर भी साथों साथ में कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए, जैसे कि अभी नागपुर को टाइगर कैपिटल डिक्लेयर किया गया, तो उस विषय पे और काम करना चाहिए। CNBC आवाज के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर, और आपको हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू। और फ्यूचर सिटी ऑफ इंडिया में अभी वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद ही हमारी खास पेशकश जारी रहेगी। अब बने रहिए CNBC आवाज के साथ।